बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज के मौजू पे तफसीली बात करने से पहले आप लोगों की खिदमत में एक क्लिप पेश करता हूं जो नदीम अफजल चंद और हामिद मीर साहब के मुकालमे पे मुश्तमिल है, और उसके बाद उसी क्लिप को मौजू बहस बना के उस पर तज्जिया करते हैं। पहले आप लोग एक क्लिप सुन लीजिएगा जो कल रात के कैपिटल टॉक का ही है, आई थिंक कल रात के ही है, और उसमें हामिद मीर साहब और नदीम अफजल चंद साहब के दरमियान क्या मुकालमा होता है। 40 से 50 सेकंड का ये क्लिप है। तो आज तो आप मीडिया एक एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन गया है, जुडिशरी हिस्सा बन गई है, एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी है, पार्लियामेंट सबसे नीचे चली गई है। अच्छा, 5वें नंबर। आप भी माशाल्लाह अथॉरिटी हैं आज के दौर में, देख रहे हैं ना जरा मीडिया, आप भी हुकूमतें गिराते रहे हैं, बनाते रहे हैं। इधर से इफ्तिखार चौधरी टिकर चलाता था, उधर से रात को बैठ के आप मिसालें लगाते थे। उस वक्त इंडेक्स, उस वक्त सियासी आजादी का इंडेक्स क्या था? चंद जी, आप क्या बात कर रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट के ना को मुकदमा है, ना को रेफरेंस है, और इस इदारे का जो एडिटर इन चीफ है वो पिछले 1.5 महीने से जेल में है। कौन सी एस्टेब्लिशमेंट है? नहीं, मैं एस्टेब्लिशमेंट है, अगर जेल में है, अगर गलत उसके फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए और ड्यू प्रोसेस के जरिए निकल आएंगे। अब तो आप भी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं। आज इस क्लिप के 2 हिस्से हैं जिस पे बात करना बनती है, और उसकी तरफ पहली बात ये कि नदीम अफजल चंद साहब ने जो ये कहा कि आप भी हुकूमतें बनाते और गिराते हैं, लेकिन हर बात पे आप मुरद इल्ज़ाम, आपके जो इशारे होते हैं, आपके जो तोपों का रुख होता है, आपके जो तनकीद व तनकीज़ के जो नश्तरों का रुख होता है वो आर्मी की तरफ होता है। ज़ाहिर है, डेफिनेटली जब इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो नदीम अफजल चंद साहब ने यह भी कहा कि आप भी हुकूमतें बनाते और गिराते हैं, और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की मिसाल भी उनके सामने पेश की गई। तो ये बात मैं तसलसल के साथ आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहा हूँ, और कई वीडियोस में बहुत तफसील से मैंने इस पे बात की है कि हमारे जो सहाफ़ी है जो पूरी दुनिया में है, ठीक है, तो उनको ओपिनियन मेकर्स या ओपिनियन लीडर्स कहा जाता है, और यही उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही बेसिक ऑब्जेक्टिव है मीडिया का, लिकारियों का और सहाफ़ियों का। और लेकिन इसके, और ये भी मैंने आप लोगों को पहले आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि बैरूनी मुल्क जो सहाफ़ी होते हैं उनका भी एक एजेंडा होता है, लेकिन उनके काम करने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, और वो इंतहाई तहजीब के साथ इस पैराए में काम करते हैं कि सुनने वाले को और देखने वाले को ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो तरीका है वो सहाफ़ी इस कदर बोंडे तरीके से ये काम सर अंजाम देते हैं कि हर एक आम 8वीं 10वीं जमात का जो एक बच्चा है, जो तालिब इल्म है, वो भी समझ जाता है कि हमारे सहाफ़ियों का एजेंडा क्या है और टिल्ट किसकी तरफ है, और अगर ये किसी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं तो उसकी वजह क्या हो सकती है। उसकी वजह ये नहीं है कि उन्होंने हक का और जो है ना हक और सदाकत का अलम बुलंद किया है, और ये सच बोलने की वजह से ही ये जो सेठों ने जो ये फैक्ट्रियाँ खोली हैं, ठीक है, ये जो फ्रंट कंपनीज हैं मीडिया की सूरत में, ये सिर्फ हक और सच का अलम बुलंद करने के लिए खोली है, नहीं, इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, और उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये एंकर्स को इस्तेमाल करते हैं जो 30-30, 40-40, 50-50, 60-60 लाख रुपए की तनख्वाहें लेते हैं। ये बात मैं तफसील और सराहत के साथ बता चुका हूँ। चुनांचे आप लोगों ने देखा कि एक एंकर पर्सन ने इमरान खान साहब के साथ जब मीडिया टॉक की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवाल पूछे, और उसके बाद उनके सवालों के जो स्ट्रक्चर है, जो नोयत है, उस पर तनकीद हुई, तो उन्होंने बाहर निकल के ऐलान कर दिया कि अब हम जो है आप लोगों की इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट करेंगे। यानी आप किंग मेकर्स इन्होंने अपने आप को समझना शुरू कर दिया है। इंटरप्रेट नहीं कर सके वो ओपिनियन लीडर्स को या ओपिनियन मेकर्स की जो इस्तिलाह है उसको उन्होंने गलत इंटरप्रेट कर लिया, और इनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हम हुकूमतें गिराएंगे, हम हुकूमतें बनाएंगे। जंग न्यूज़ की कभी पूरी स्टोरी में आपको मीर शकीलुर रहमान की तफसील और सराहत के साथ बताऊंगा कि वो किस तरह हुकूमतों को ब्लैकमेल करते रहे हैं, हुकूमतों को बनाने और गिराने में हिस्सा लेते रहे हैं। खुद उनके कई बयानात मौजूद हैं कि मैं खबर देता नहीं, मैं खबर बनाता हूँ, ठीक है। और आज हामिद मीर, ये तो खैर नदीम अफजल चंद साहब ने जो है उसकी तरफ इशारा किया है, ठीक है। तो अब दूसरी बात जो हामिद मीर साहब ने की
एक बार फिर इंटेलेक्चुअल करप्शन से उन्होंने काम लिया, इन्होंने एक बार फिर सहाफ़ती बददियानती से काम लिया है। हामिद मीर साहब का किला ये भी होता है कि गालम गलोच होती है, तो मेरी वीडियोस गवाह हैं कि मैंने कभी गालम गलोच से काम नहीं लिया, लेकिन जब जहाँ जहाँ आप सहाफ़ती बददियानती करते हैं, इंटेलेक्चुअल करप्शन से काम लेते हैं, तो वहाँ मैं आपको दलीलों के साथ, सबूतों के साथ आपका इस्तेरदाद करता हूँ। पहली बात, हामिद मीर साहब ने ये कही कि बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी जुर्म के, ठीक है, बगैर किसी क्राइम के, बगैर किसी गलती के, बगैर किसी गुनाह के, ठीक है, तो ये जो मीर शकीलुर रहमान है वो जेल में है। तो बात ये है, पहले एक उसूली बात तय कर लें कि कौन बेगुनाह है और कौन बेगुनाह नहीं है। इसका फैसला किसने करना है? या तो अगर फर्दन शख्सियात ने ही उसका फैसला करना है तो फिर एक काम कर लेते हैं, अदालत बंद कर देते हैं, नैब बंद कर देते हैं, FIA बंद कर देते हैं, तमाम पाकिस्तान के इदारे बंद कर देते हैं। मैं फैसला करता हूँ कि मेरा फलां रिश्तेदार बेगुनाह है, आप उसको जेल से निकाल दें। सारे लोग मिलके अपने अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने अपने वफादारों के बारे में, अपने अपने आकाओं के बारे में, सियासी आकाओं के बारे में ये फैसला करना शुरू कर दें और उनको इख्तियार दे दिया जाए कि जो जो शख्स अपने रिश्तेदारों, लवाहिकीन और करीबियों के बारे में फैसला करेगा तो बस वही बेगुनाह समझा जाएगा। एक उसूल तय कर लेते हैं, फिर पूरा रियासती जो निज़ाम है, ये करोड़ों अरबों रुपए, ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ठीक है, और ये गाड़ियाँ और ये बंगले, ये सारा कुछ ये खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी। हामिद मीर साहब, आप लिस्ट बना लें कि ये बेगुनाह है, उनको जेलों से निकलवा लेते हैं। नवाज शरीफ भी आपके नज़दीक बेगुनाह, शहबाज शरीफ भी बेगुनाह, इसहाक डार भी बेगुनाह, ये सारे लोग आप लोगों के नज़दीक बेगुनाह है। हम भी फैसला कर लेते हैं, ठीक है, मैं मौज और ऐशो इशरत करते हैं, बस ख़त्म करें ये सब कुछ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। हामिद मीर साहब ने यहाँ पे, अगर मैं नदीम अफजल चंद साहब की जगह होता, ज़ाहिर नदीम अफजल चंद साहब वो अदालती फैसले या डॉक्यूमेंट्स साथ नहीं लाए होंगे, तो ये इस्लामाबाद, पहली तो बात यह है कि चेयरमैन नैब का इख्तियार है, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि किसी पे इल्ज़ाम हो, ठीक है, ये नैब ऑर्डिनेंस 1999 है, इसका सेक्शन 24A मैंने पहले भी आप लोगों की खिदमत में पेश किया था और आज मैं फिर पेश कर रहा हूँ। ये सेक्शन 24A है इसका, ठीक है नाज़रीन, तो ये आप लोग पढ़ें खुद 24A, तो आप ये खुद पढ़ें कि इसमें लिखा हुआ कि द चेयरमैन नैब शैल हैव द पावर एट एनी स्टेज ऑफ द इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस ऑर्डिनेंस टू डायरेक्ट दैट द एक्यूज्ड इफ आर नॉट ऑलरेडी अरेस्टेड शैल बी अरेस्टेड। कि चेयरमैन नैब को इख्तियार है कि इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे वो मुलजिम को गिरफ्तार करे, और इस नैब ऑर्डिनेंस में ये भी लिखा हुआ है कि हर उस मुलजिम को गिरफ्तार किया जा सकता है इंक्वायरी स्टेज पे भी, यानी कि अभी इन्वेस्टिगेशन ही स्टार्ट ना हुई हो, मुकम्मल सबूत आपके पास सामने ना आए हो, और उस शख्स को गिरफ्तार कर सकता है कि जिसके बारे में चेयरमैन नैब को शुबा हो कि ये फरार हो जाएगा और इसका असर और रसूख बहुत ज़्यादा है, ये असर और रसूख इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट्स या सबूतों को ज़ाया करने की सलाहियत रखता है, तो ये चेयरमैन नैब का इख्तियार है। हामिद मीर साहब, ठीक है, आप इसके, ये कानून का हिस्सा है। आपको कानून अच्छा नहीं लगता तो इस कानून में तब्दीली करवा लेते हैं। ये PMLN पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 10 साल, जिनको आप लोग प्रमोट करते रहे, वो उनको चाहिए था कि वो उसमें तब्दीली करा लेते, ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं की। लिहाजा अब ये कानून अच्छा है या बुरा है, लेकिन है कानून, और कानून आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चल सकता। और दूसरा ये कि 7/4/2020 ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है नाजरीन, ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। मैं हैरान हूँ कि ये लोगों को किस तरह गुमराह करते हैं, ठीक है। अब उस 7/4/2020 का जो फैसला है, इसमें देखें, ये पेज नंबर 7 पे देखें और पॉइंट B देखें, उसमें वो लिखते हैं कि एक कनाल का जो है, एक कनाल के 15 प्लाट्स डिस्क्रिशनरी पावर के जरिए आप किसी को दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो अदालत लिखती है कि but allotted but accused being in league with the co-accused illegally got exempted 54x plus miring one canal। वो कहते हैं कि जो co-accused है नवाज शरीफ के साथ मिलके मीर शकीलुर रहमान ने, ये हाई कोर्ट के फैसले के अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, 54 प्लाट्स लिए, और ये एग्जम्पशन पॉलिसी की भी वायोलेशन है। इसके अलावा आगे भी ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ये लिखता है कि द कंटेंशन बाय द लर्न काउंसिल फॉर द एक्यूज दैट द एक्यूज इज एंटाइटल्ड टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द केस द परसूअल ऑफ रिकॉर्ड। कहते हैं कि उनके वकीलों ने दरखास्त की कि मीर शकीलुर रहमान को रिहा कर दिया जाए। द परसूअल ऑफ रिकॉर्ड, अदालत लिखती है कि रिकॉर्ड का बनज़र गायर गौर से जायजा लेने के बाद शोज दैट मीर शकीलुर रहमान accused has yet to explain the extraordinary exemption in his favor। तो लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मीर शकीलुर रहमान ने अभी तक ये एक्सप्लेन करना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जम्पशन
54 प्लाट्स, 15 की बजाय 54 प्लाट सिर्फ उसके हक में ही नवाज शरीफ ने क्यों जारी किए। और आगे अदालत लिखती है कि उनके जो रिहाई की जो अपील है वो प्रीमेच्योर है, प्रीमेच्योर। तो आमिर मीर साहब, ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के रिमार्क्स है। और इसके अलावा आगे चलते जाएं, उन्होंने पूरी एक तफसील लिखी है, लेकिन खैर मैं शॉर्टकट करता हूं क्योंकि टाइम की कमी है। इट वाज रिजल्टेड दैट द पिटिशनर पेड द आउटस्टैंडिंग प्राइसेस ड्यूज ऑफ द एक्सेस लैंड, बट इट गोज विदाउट सेइंग दैट neither through exemption policy nor under any other law state land comprising upon the area of 2 street through fair could be given to anyone, which also resulted into smashing layout plan of the scheme। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के सिर्फ ये नहीं कि एग्जम्पशन पॉलिसी, बल्कि किसी कानून में ये नहीं है कि 54 कनाल के प्लाट्स जो 2 गलियों के साथ लगते हों वो एक शख्स को जो है ना उसके लिए एग्जम्पशन या एक्सेप्शन पैदा करके उसके हवाले कर दिए जाए। इसकी कोई नज़ीर पाकिस्तान की किसी कानून में कोई शिक मौजूद नहीं है, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि जी कोई कानून में नहीं है और ये नहीं है और वो नहीं है। आगे चले, वो कहते हैं कि जी लैंड कौंसल ने बताया, हमें वकील ने बताया कि कई बीमारियां उनको लाहक है, लेकिन अदालत लिखती है पेज नंबर 10 पे, लैंड कौंसल फॉर द पिटिशनर हैज़ आल्सो नॉट अपेंडेड एनी मटीरियल ऑन रिकॉर्ड दैट अबाउ डिजीजेज आर हार्मफुल टू हिज लाइफ। लेकिन वकीलों ने और कई ऐसे सर्टिफिकेट्स हमारे सामने पेश नहीं किए कि मीर शकील रहमान को जो बीमारियां लाक हैं उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाक हैं, इसलिए सेहत की बुनियाद पे भी हम उनकी ज़मानत को मुस्तरद करते हैं। और आगे लिखते हैं कि नो इम्यूनिटी फ्राम पेज नंबर 11 फ्राम अकाउंटेबिलिटी इज अवेलेबल टू एनी पर्सन पार्टिकुलरली व्हेन द मैटर कंसर्न्स द कमीशन ऑफ क्राइम और फ्रॉड एंड द क्वेश्चन ऑफ बीइंग लॉस ऑफ पब्लिक एक्सचेकर। कहते हैं कि किसी भी शख्स को जो है ना वो कानून से इस्तिस्ना हासिल नहीं है, कानूनी मराइल से इस्तिस्ना हासिल नहीं है, ठीक है। ख़ासकर जबकि कौमी ख़जाना या अवामी ख़जाने पे हाथ साफ़ किया गया हो। ये किस कदर रिमार्क से आप बताएं, पूरी 4 शीट है। और आखिरी हामिद मीर साहब, ये भी पेज नंबर 12, और ये ज़रा चेक कर लें पेज नंबर 12, मैंने इसको हाईलाइट किया होता है, पॉइंट्स लिखे होते हैं, उसमें लिखते हैं कि 10 हिज कस्टडी कैन नाइदर बी टर्म्ड एज इल्लीगल। अदालत लिखती है कि उसकी कस्टडी, उसकी गिरफ्तारी को, जेल में हिरासत को इल्लीगल नहीं कहा जा सकता, गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता, नॉर इम्प्रॉपर, ना ही गैर मुनासिब कहा जा सकता है, फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन टू डिक्लेयर हिज अरेस्ट एज अनलॉफुल। तो इसलिए जो दरख्वास्त दी गई है कि उसको उसकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया जाए, वह मुस्तरद करते हैं। ये अदालती फैसला है, ठीक है, हाई कोर्ट का फैसला है, ये भी पढ़ लिया करें। टीवी पे बैठ के अपने वफादार सियासी हिमायतियों के हक में आपने, अपने मालिकान के हक में आपने रोज़ एक अदालत लगाई होती है, ठीक है। लेकिन ये दलील है, स्ट्रांग एविडेंस है। और इसके अलावा नैब ऑर्डिनेंस 1999 जो सेक्शन जो है, जो क्लास है 24, उसके तमाम ABCD आप लोगों ने सब सेक्शंस पढ़ने हैं। तो आमिर मीर साहब के झूठ और बदशाफ्ती बददियानती आप लोगों के सामने अयां हो जाएगी। अगर मैं नदीम अब्दुल साहब की जगह होता तो ये अदालती फैसला उनको सामने सुनाता कि आप कौन होते हैं, किस कैपेसिटी में आप ये कह रहे हैं कि जी वो बेगुनाह है, किस कैपेसिटी में आप अदालत है, आप ये तो तौहीन अदालत है अगर आमिर मीर साहब ने किए कि किसी बगैर सबूत। भाई अदालत ने तो पूरा चार्जशीट कर दिया है, ये जो 7/4/2020 का जो फैसला है उनका। नाज़रीन, वीडियो मेरे ख्याल में काफ़ी तवील हो रही है, तो मैंने इस बात को एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझा। पहले भी किसी वीडियो में मैंने इस पर बात की थी, लेकिन ज़ाहिर है अब रेलेवेंस उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मैंने आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर पेश कर दी है गुजारिशात, ताकि मेमोरी रिफ़्रेश होती रहे और हम उनका ताक़ुब हर मैदान में जारी रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।